नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है, सलाम है। हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घमासान मचा है, उसका राजनीतिक संदेश क्या है? क्योंकि यह कयास तो लगातार चल रहा है कि कितने दिन तक के लिए संकट टला है। अब गई कांग्रेस की सरकार, तब गई कांग्रेस की सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस के इतने विधायकों को इसने ऐसे तोड़ा, क्या डील हुई? इन सब से जो हमारा प्रिय गोदी मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उसके पास क्षण क्षण की खबरें हैं। लेकिन इसका जो बड़ा सिनेरियो है, जो बड़ा सवाल है, वह यह है कि 2024 में मोदी जी ने भारतीय लोकतंत्र को यहां खड़ा कर दिया है कि एक भी विपक्ष की सरकार इस बात की गारंटी नहीं हो सकती, गारंटी नहीं दे सकती कि जिस जनता ने उसे चुना है, उस जनादेश का वह पालन कर पाएगी। लोगों की अंतरात्मा नहीं जगेगी, लोग बिकेंगे नहीं, और जो खरीद फरोख्त का बाजार है, उसे ही मास्टर स्ट्रोक नहीं बताया जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चीजें घट रही हैं, वह बता रही हैं कि आज की तारीख में यह मामला हो सकता है कि हिमाचल का हो, कल हो सकता है यही घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में दोहराया जाए। और ध्यान से देखिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वह तमिलनाडु में जाके जिस तरह की बातें कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु के दिल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदमाए हुए हैं और वहां तमिलनाडु की जो सरकार है स्टालिन की, वह दरअसल मोदी जी के अच्छे कारनामों को जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। यानी रहेगा तो बस मोदी जी का चेहरा। और यही सबसे बड़ा संदेश है हिमाचल के इस क्राइसिस का। हिमाचल का मामला इसलिए खास है क्योंकि यहां पर अच्छे खासे बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके पास 43 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक। लेकिन देखिए, जो खेल है राजनीति का, जो खरीद फरोख्त है, जो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका कमाल कि 25 विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। और उसने जिस तरह से कांग्रेस विधायकों को अपने साथ जोड़ा कि वे विधानसभा में इंटर करने से पहले ही, प्रवेश करने से पहले ही मीडिया को कह रहे हैं भाजपा, भाजपा और भाजपा। यह खेल जो भारतीय राजनीति का है, यह इसका पेटेंट 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। क्योंकि इस तरह की जो कारनामे हैं, इससे पहले भारतीय राजनीति में इतना खुलकर नहीं होते थे। कुछ पर्देदारी रहती थी, कुछ शर्म रहती थी, कुछ अंडर द टेबल कवर होता था, डील होती थी। लेकिन यहां पर तो आप देखिए कि जिस समय से राज्यसभा में कांग्रेस ने अपनी सीट गंवाई, अभिषेक मनु सिंघवी नहीं जीत पाए, तब से ही यह मामला तय हो रहा था कि अब हिमाचल की सरकार चली जाएगी। अब गई और तब गई, और इसको लेकर कयास और डील्स को लेकर विस्तृत जानकारी आप तक पल पल में पहुंचा रहा था यह मीडिया। कि हिमाचली टोपियों की बरसात हो रही है इस वक्त, तो आपको दिखा देते हैं। डीके शिव कुमार है ये। एक और जरूरी सबक कि इस संकट को, जो बहुत बड़ा संकट है और मेरे हिसाब से अभी टला नहीं है, इस पे खबरें आती रहेंगी, लगातार अपडेट्स होते रहेंगे। मेरा मानना है कि इसे जिस तरह से कांग्रेस ने झेला यहां पर, और इसमें डीके शिव कुमार को बुलाया गया जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम विधायकों से बात की। इन सब क्रम के बीच देखिए यह वीडियो, यह शख्स जिस तरह से रो रो के मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफे की वजह भी बता रहे हैं कि उनके माननीय पूजनीय पिताजी की मूर्ति के लिए जगह नहीं दी कांग्रेस सरकार ने। वीरभद्र की बात कर रही हूं मैं। यह शख्स वीरभद्र के बेटे हैं, वही वीरभद्र जो 6 बार हिमाचल के कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। और देखिए यह रो रो के बता रहे हैं कि इनका दिल टूट गया क्योंकि पिछले 1 साल में 2 गज जमीन नहीं मिली। बहादुर शाह जफर को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्क्रिप्ट किसी और की रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो दुख फूटा है
वह पचने लायक नहीं है कि इनका सारा गुस्सा ठीक उस समय सामने आया जब हिमाचल की सरकार में सरकार को गिराने के लिए बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही थी। ठीक उसी समय इन्होंने अपने आंसू वाला वार चला और बताया कि ये इतने आहत हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए इन्हें। जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। तो आपने सुना विक्रमादित्य सिंह को, और अब सुनिए सुक्खू को, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से वे बता रहे हैं कि क्योंकि जनादेश उनके पास है इसलिए वह 5 साल सरकार चलाएंगे और इसके लिए उन्होंने जुगाड़ कर लिया है। हालांकि वो यह नहीं बता पाए कि वह कैसे मुख्यमंत्री हैं कि अपने ही विधायकों को, अपने विधायकों के साथ जब वो डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और उनके पास ये खबर नहीं आई कि 6, 7, 8 उनके विधायक उधर जा रहे हैं, और यह सारी डील हो जाती है, और उसके बाद वह कैमरे के सामने आकर बताते हैं कि उनकी सरकार अगले 5 साल चलेगी। यह क्षण है कांग्रेस के भीतर पुनर्विचार करने का। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायक इतनी अकूत बहुमत के बाद भी बिकने को तैयार हो जाते हैं, डील करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, हर जगह सबसे पहले जाने वाली तादाद अगर किसी की होती है तो कांग्रेसी विधायकों की होती है। यह सवाल कांग्रेस के कल्चर का है, यह सवाल पैसे के कल्चर का है, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व लगातार खामोश है, और इस तरह की जो बगावत है, इस तरह से जो जनादेश का अपमान है, वह कांग्रेसी विधायक करने पर बेशर्म भी महसूस नहीं करते। तो देश में जिस समय विधायक बिकने को तैयार हैं, पाला बदलने को तैयार हैं, ठीक उस समय जो देश का नौजवान है वो किन मुद्दों पर उद्वेलित है, क्योंकि वह तो परेशान है, वह लगातार सड़कों पर है, वह लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और मांग कर रहा है कि उनकी शिक्षा की गारंटी हो। जो नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लेकर आई है वह ठीक नहीं है। जिस तरह से पूरा का पूरा वातावरण प्रदूषित किया गया है वह नौजवान के भविष्य को संकट में डालने वाला है। इस पर देखिए पत्रकार मुकुल सरल की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। मैं खड़ा हूं इस समय दिल्ली के सुरजीत भवन में। यहाँ यंग इंडिया के तहत, यंग इंडिया युवा छात्र संगठनों का एक कोलाज है, एक संयुक्त मंच है यंग इंडिया। उसके तहत यहाँ यूथ जुटा है अपनी मांगों को लेकर, अपने रेफरेंडम को लेकर, अपनी चार्जशीट को लेकर। इनकी मांग है कि फीस वृद्धि बंद की जाए, एनईपी पर दोबारा विचार किया जाए, सीयूटी पर विचार किया जाए, 4 साल का जो कोर्स है ग्रेजुएशन का उस पर विचार किया जाए। इन सब मांगों को लेकर छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज सुरजीत भवन में अपनी बातें रख रहे हैं। हम जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या समस्या है, और वो सरकार को क्या सुनाना और क्या समझाना आए हैं दिल्ली। आइए चलते हैं छात्रों के पास। मांगे हम लोगों की ये है कि एक तो लंबे टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार कैसे शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे इस देश के युवाओं को उसने कैसे निराश कर दिया है, और अब जब 2024 का लोकसभा का चुनाव एकदम करीब आ गया है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं और एक तरीके से कह रहे हैं कि हर बार की तरह जो जुमलेबाजी होती है वो जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपने बहुत सारे वादे किए थे 2014 में, आप जब सरकार में आए थे या आप जब सत्ता में आने वाले थे, आप बहुत सारे वादे करके आए थे। उदाहरण के तौर पे आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, महिला सुरक्षा की आपने बात की थी, तमाम तरह की आपने बातें की थी, और उन सारी चीजों पे आज मोदी सरकार एकदम फेल हो गया है। तो हम कह रहे हैं जब 2024 में अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो जुमलेबाजी नहीं चलेगा। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का नारा एक दिया है,
जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। स्टूडेंट्स की जो मांग है इस वक्त, सभी स्टूडेंट्स की जो मांग है वो है नई शिक्षा नीति वापस हो, रद्द हो। इसके थ्रू जो FYUP आया है उसकी वजह से हम देख रहे हैं किस तरह से मल्टीपल एग्जिट एंट्री लाकर ये बात कह दी गई है छात्रों को कि जो हायर एजुकेशन है उसके दरवाजे तो आपके लिए बंद है। हायर एजुकेशन अब बस उन्हीं लोगों के लिए रह गई है जो जिनके पिताजी ब्यूरोक्रेट हो या ऑलरेडी कुछ हो, उन हैंडफुल लोगों के लिए रह गई है। ये यंग इंडिया रैली है जो कायदे से तो आज जंतर मंतर पे होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम लोगों को वहाँ करने नहीं दिया गया। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले धारा 144 लगा करके जिस तरीके से दिल्ली में किसी भी तरह के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को जो है बैन करने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते आज इस यंग इंडिया रैली को जंतर मंतर की बजाय हम लोग सुरजीत भवन के इस ग्राउंड में कर रहे हैं। ये यंग इंडिया अभियान पिछले 3 महीनों से चला। लगभग देश की 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में, 100 से ज्यादा जिलों में यंग इंडिया रेफरेंडम हुआ था। छात्रों के क्या मुद्दे हैं इसको लेकर के, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर मोदी सरकार की क्या स्थिति है उसको लेकर के, और लगभग 90% से ज्यादा युवाओं ने, छात्रों ने इस यंग इंडिया रेफरेंडम में अपना मत दिया कि वो मोदी सरकार की एजुकेशन की पॉलिसी से खुश नहीं है। इस तरीके से लगातार मोदी सरकार एक के बाद एक छात्रों से झूठा वादा करती रही है, नौजवानों को रोजगार देने का झूठा वादा करती रही है। इसकी एक तरीके से पोल खोल रैली के रूप में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जवाब से ज्यादा हम ये चाहते हैं कि युवा एकजुट हो, युवा एकजुट होकर ये कहेगा जो हम लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो 2024 का चुनाव है वो युवाओं के एजेंडे पे होना चाहिए। युवाओं के एजेंडे पे उसको लड़ने के लिए हम लोग का ये 3 महीना, ये कोई एक केवल ये आज का रैली का बात नहीं है या ये जो आज एक हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये पिछले 5 महीने से 4 महीने से पूरे देश भर में एक आंदोलन की तरह चल रहा है। जिस तरह से सरकार ने जंतर मंतर पे 144 लगाया, जिस तरह से सरकार ने देश के कैपिटल में लोकसभा इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले इसने 144 लगाकर तमाम जो विपक्ष है, तमाम जो छात्र युवा हैं, इस सरकार ने जिनको भी वादे किए, जिनके भी सपने दिखाकर ये सरकार आई, वो चाहे छात्र हो, चाहे देश का युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे शहीदों के नाम पर वोट लिया। हम जाने जवानों के लिए भी अग्निवीर ले आई है, उनकी भी पेंशन की बात ही नहीं कर रही है। तो दरअसल समाज का हर तबका जो है वो चाहता है कि सरकार जाए, उसका एजेंडा यही है कि सरकार जाए, लेकिन ये सरकार उन्हें एकजुट नहीं होने दे रही है। इसीलिए इसका डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी अंग्रेज को तो माई बाप मानते ही थे, क्रिएटेड था ही RSS। वीर सावरकर आज बहुत कहते, पर हम जानते हैं उन्होंने किस तरह से हिंदू महासभा ने INA को हराने के लिए रिक्रूट कराया था। ये जो हमारा फंडामेंटल सवाल है छात्रों युवाओं का, इस पे उन्होंने वोट किया। 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने 50 विश्वविद्यालयों में वोट किया और कहा कि ये सरकार एकदम फेल हो गई। और उस रेफरेंडम का जो नतीजा है और उसी नतीजे को एक तरीके से घोषणा करने के लिए उसको मोदी सरकार को एकदम ये कहने के लिए कि आप एकदम फेल हो गए हैं, आपको जवाब देना होगा। आपने पिछले 10 साल में कैसे युवाओं को निराश किया है। यहाँ पर पूरे देश भर के नौजवान रेफरेंडम करवा करके और रेफरेंडम में मोदी सरकार की छात्र विरोधी नीतियों को रिजेक्ट करके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम शिक्षा का भगवाकरण नहीं सहेंगे, हम देश को जो दंगे की प्रयोगशाला बना देना चाहते हैं हम ये नहीं सहेंगे। ये देश अगर किसी सवाल पे खड़ा होता है तो शिक्षा के अधिकार के सवाल पे खड़ा होता है। इस बात को देखिए आज किसानों के साथ क्या हो रहा है। जो हरियाणा वाला बॉर्डर है, उसमें हरियाणा वाला बॉर्डर को आज कोई देखता है तो वो सारा एक आम इंसान देख रहा है तो वो ये कह रहा है कि इसको तो ऐसा लग रहा है किसी दूसरे देश का जो बॉर्डर होता है उसमें तब्दील कर दिया। उनको कैसे अभी एक जो 23 वर्ष के युवक की एक जो गोली लगने से हत्या हो गई, हम तो कहते हैं वो हत्या जो है वो मोदी सरकार के ऊपर उसका इल्जाम है। बीजेपी सरकार को लोग तो हम जानते हैं इनका लीगेसी क्या है और बिल्कुल भी सोच से डिवाइड डाइवर्ट एंड रूल कर लेंगे क्योंकि इनके पास गोदी मीडिया है, क्योंकि इनके पास पुलिस है। लेकिन इसका मतलब नहीं है जब SSC का घोटाला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आज किसानों के पैलेट गन्स चल रहे हैं। पैलेट गन जो नहीं अलाउड है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा पैलेट गन नहीं यूज कर सकते, डिसेंट पे यूज कर रहे हैं। तो जनता देख तो रही है। अभी आप झारखंड में जो कर रहे हैं, तमाम जगह दिल्ली में भी ईडी भेज कर आप जो कर रहे हैं, जनता ने उन लोग को चुना, आप उन MP को सस्पेंड कर दिए। लोगों के बीच में इस बात का प्रचार करेंगे वो वोट देने से पहले इस बात पे जरूर सोचे कि यंग इंडिया की चाहत क्या है, यंग इंडिया की जरूरत क्या है, यंग इंडिया का एजेंडा क्या है। शिक्षा और रोजगार के सवाल के साथ मोदी सरकार ने जो खिलवाड़ किया, जो धोखाधड़ी की, इसको ध्यान में रखते हुए वोट दे। किस तरीके से महिला रेसलर्स को जंतर मंतर तक जिस तरीके से उनके अधिकार छीने गए, लेकिन महिला आंदोलन चल रहा है।
छात्रों का भी आंदोलन चल रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में डेफिनेटली इस देश के महिला, किसान, मजदूर, युवा वर्ग मिल करके इस मोदी सरकार को एक जबरदस्त शिकस्त देंगे। मेजॉरिटी लोगों ने कि 2 करोड़ जॉब्स तो नहीं मिलने से ज्यादा तो खा गए, 30 लाख गवर्नमेंट सीट्स वेकेंट है, तो बिल्कुल लोग जाने जिनका पेपर लीक हो गया। बात ये है वो दिखे ना, जिस तरह से G20 हुआ था गरीबों को ढक दिया गया था, पूरी कोशिश इस तरह की सारी आवाजें दरअसल देश के हर नागरिक की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ये जो नारे आपको सुनाई दे रहे हैं, यह नारे भारतीय लोकतंत्र को संकट से उबारने वाले लगते हैं। लगता है कि जिस गहरे अवसरवाद में भारतीय लोकतंत्र फंस गया है, जहां बिकने के लिए जमीर तैयार है, विधायक खुद ही अपनी बोली लगाने को तैयार हैं, उसमें जो देश का नौजवान है वह बुनियादी विकास के सवाल उठा रहा है। इन सवालों को हम आपके साथ बेबाकी के साथ पहुंचाते रहेंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि सच और सच से जुड़ी खबरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।